हेलो एवरीवन, आज की हमारी ये वीडियो है हमारी इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो सीरीज़ हमने आपके लिए शुरू की है और हमारा टारगेट है कि इसके जो 50 प्रैक्टिस सेट हैं वो एक एक करके हम पूरे करेंगे। हम 3 ऑलरेडी करा चुके हैं और ये आज हमारा 4th प्रैक्टिस सेट है जिसमें 25 क्वेश्चंस हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में देख सकते हैं, अपना चेक कर सकते हैं, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको यहाँ पर ये पूरा सब कुछ दिखाई देगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने ऑलरेडी ये प्रैक्टिस सेट कर रखा है और कोई क्वेरी है तो आप अपना चेक भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में देखिए, अगर बुक नहीं है तो आपके लिए यहाँ पर भी सब कुछ दिखाई देगा, आपको परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको बुक परचेज करनी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। फिलहाल हमने डिलीवरी चार्ज बिल्कुल फ्री कर दिया है, बुक का शिपिंग चार्ज हम अपनी तरफ से देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे 5 क्वेश्चन हैं वो इस पैसेज पर आधारित हैं। पैसेज के बारे में मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, आपकी फिर बता रहा हूं मैं कि देखिए 3 चीजें हैं आपकी, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये तीनों की तीनों चीजें बच्चों इस तरह से मानिए आप जैसे आप भोजन करते हैं, आप लंच या डिनर करते हैं, और जो ग्रामर वोकैब जो आप रटने में, याद करने में, प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं वो है आपकी सप्लीमेंट। सप्लीमेंट भी तभी असर करता है जब आप फूड अच्छा लेंगे, आपका भोजन अच्छे लेवल का होगा, वरना केवल सप्लीमेंट से आपका बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। यहाँ से आप काम करेंगे, शुद्ध प्रोटीन लेंगे, शुद्ध कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो आपकी बॉडी पर उसका असर भी अनुकूल पड़ेगा और कम खर्चे में और कम मेहनत में आपकी बॉडी भी अच्छी हो जाएगी। और उसके साथ साथ फिर आपका सप्लीमेंट भी बेहतर असर करेगा और बॉडी पर भी उसका प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। मैं क्यों बता रहा हूँ आपके लिए, देखिए रीडिंग है, स्पीकिंग है और राइटिंग है, ये तीनों की तीनों नेचुरल प्रोसेस हैं। अगर हम रीडिंग की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि आप द हिंदू ही पढ़ें या आप हिंदुस्तान टाइम्स ही पढ़ें। आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हैं एज़ पर योर चॉइस, आपको जो भी पसंद है उसकी बुक्स कलेक्ट करिए। वो क्रिकेट हो सकता है, वो बॉलीवुड हो सकता है, हॉलीवुड हो सकता है, फैशन हो सकता है, बॉडी बिल्डिंग हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है। अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली आप मैगजीन्स या लिटरेचर कलेक्ट करिए, उसे पढ़िए। स्टोरीज हो सकती हैं, नोवेल्स हो सकते हैं, है ना, कहानियाँ हो सकती हैं। स्पीकिंग की बात है, एक माहौल आप क्रिएट करिए, है ना। अच्छा, रीडिंग की जैसे बात करें, अभी आपके सामने ये पैसेज है। अब मुझे आप ये बताइए कि इस पैसेज में आपको क्या नहीं मिलेगा। इस पैसेज में प्रेपोजिशन नहीं है क्या, इसमें नाउन नहीं है क्या, इसमें एडजेक्टिव नहीं है क्या, इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है, इसमें पैसिव वॉइस नहीं है, इसमें क्या नहीं मिलेगा आपको। अगर रीडिंग हैबिट अपनी डेवलप करेंगे तो इसमें वोकैब भी है, इसमें ग्रामर भी है, इसमें पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हैं, इससे फ्लुएंसी भी बनेगी, इससे आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी है, आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव पावर है वो भी डेवलप होगी और ये सारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। दुर्भाग्य की बात यही है कि बच्चे इस पर फोकस बिल्कुल नहीं करना चाहते और वो केवल भागते हैं इन दोनों चीज़ों की तरफ। वो भागते हैं सप्लीमेंट की तरफ, वो अपना जो नेचुरल खाना है, जो भोजन है, उस पर विश्वास नहीं रखते हैं। इंग्लिश ऐसे के जो जनक हैं, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, फ्रांसिस बेकन, उन्होंने एक बहुत अच्छी सी लाइन कही है, इन तीनों चीज़ों पर ही बता रहा हूँ मैं आपको। रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। रीडिंग जो होती है वो व्यक्ति को फुल कर देती है, भर देती है। कॉन्फ्रेंस, जब आप बात करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं डिबेट्स में, कॉन्फ्रेंस में, तो आपकी जो विट है वो रेडी रहती है। हो सकता है एक डिबेट में आप किसी टॉपिक पे हार गए, लेकिन अगली डिबेट में जब आप पहुंचेंगे, उस टॉपिक पे बात करेंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा बोलेंगे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर्ड। और राइटिंग जो है वो तीसरा पड़ाव होता है जो व्यक्ति को बिल्कुल एग्जैक्ट बनाता है। आप किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी बोली में बोलते हैं, किसी तरह से आप देशी भाषा में बोलते हैं, आप लिख कर देखना उसी बात को, आपकी लैंग्वेज खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। जब आप किसी चीज़ को बोलते हैं, आप अपने गांव की भाषा में बोल सकते हैं,
आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन जब आप उसे लिखते हैं तो खुद ब खुद वो व्यवस्थित होती चली जाती है। ये राइटिंग का जादू होता है। और जब आप किसी टॉपिक पर लिखते हैं तो आप गौर फरमाते हैं कि आपके आंकड़े ठीक हों, आपकी लैंग्वेज ठीक हो, आपकी भाषा शैली अच्छी हो, सारी चीज़ों पर आप ध्यान देते हैं। तो बच्चों आज से ही लग जाइए, इन तीनों चीज़ों को आप डेवलप करिए। एवरीथिंग विल बी डेवलप्ड रिगार्डिंग ग्रामर एंड वोकेबुलरी एंड एवरीथिंग दैट यू नीड। तो देखिए ये है आपका पैसेज, शुरू करते हैं। द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैनकाइंड एज पीपल हैव डिस्कवर्ड इज नॉट साइंस बट वॉर। जो मानवता का दुश्मन है, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैनकाइंड, मानवता का सबसे बड़ा शत्रु, एज पीपल हैव डिस्कवर्ड, जैसा कि लोगों ने खोजा है, लोगों ने पता लगाया है, वो साइंस नहीं है, वो विज्ञान नहीं है, वो वॉर है, वो युद्ध है जो नुकसान पहुंचाता है। साइंस मेयरली रिफ्लेक्ट्स द सोशल फोर्सेज बाय व्हिच इट इज सराउंडेड। पैसिव वॉइस हो गया, इट इज सराउंडेड, है ना। साइंस तो केवल दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है उन सोशल फोर्सेस को, उन सामाजिक शक्तियों को जिनके बीच वो साइंस काम करती है। अगर सोशल फोर्सेस आपकी विध्वंसकारी हैं, आपस में लड़ने वाली हैं सामाजिकता, तो वही विज्ञान विध्वंस मचा कर रख देगी। लेकिन वो सोशल फोर्सेस एक करने वाली हैं, प्रगतिशील हैं, प्रयोग करने वाली हैं, मानवता के हित में हैं, तो वही विज्ञान जीवनदायिनी बन जाती है ना। तो दोनों ही बातें हैं। तो साइंस का डिपेंड करेगा कि वो सोशल फोर्स जिनके बीच में साइंस काम कर रही है वो किस प्रकार की सोशल फोर्सेस हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया है बच्चों, मेयर, मेयरली। ये दो होते हैं, मेयर एंड मेयरली। इसका अर्थ भी ओनली है और इसका अर्थ भी ओनली है। ओनली तो दोनों को कवर कर लेता है, ओनली एडजेक्टिव भी है और ओनली एडवर्ब भी है। जब आप कहते हैं ही इज माई ओनली सन, वह मेरा इकलौता बेटा है, यहाँ पर ओनली एडजेक्टिव हो जाता है। और जब आप कहते हैं आई ओनली वॉन्टेड टू हेल्प यू, मैं तो केवल आपकी मदद करना चाहता था, यहाँ वॉन्टेड पर वो काम कर रहा है तो ओनली एडवर्ब हो जाता है। लेकिन मेयर और मेयरली में अर्थ तो सेम है, लेकिन मेयर एडजेक्टिव है और मेयरली आपका एडवर्ब है। एग्जाम में वो आपको किस तरह से देंगे, मेयरली सेटिस्फैक्शन कैन गिव यू ट्रू हैप्पीनेस। ये सेंटेंस दे रखा है और आपसे कहा जाएगा कि करेक्ट दिस सेंटेंस, कि केवल संतोष ही आपको सच्ची खुशी दे सकता है, सच्चा सुख दे सकता है। तो बच्चों सेटिस्फैक्शन इज ए नाउन, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव की जरूरत होती है, एडवर्ब काम नहीं करता है। तो आप यहां से ly निकालेंगे, मेयर सेटिस्फैक्शन कैन गिव यू ट्रू हैप्पीनेस। तो समझ गए आप, मेयर एडजेक्टिव है, मेयरली एडवर्ब है। तो आगे कहते हैं इट इज फाउंड, ऐसा पाया गया है, ऐसा पाया जाता है, पैसिव वॉइस है, देखिए ये भी, दैट व्हेन देयर इज पीस, जब पीस होती है, जब शांति होती है, साइंस इज कंस्ट्रक्टिव, तब हमारी जो साइंस है वो निर्माणकारी होती है। व्हेन देयर इज वॉर, और जब युद्ध होता है, जब अशांति होती है, साइंस इज परवर्टेड टू डिस्ट्रक्टिव एंड्स, तो साइंस, ये विज्ञान प्रलयंकारी रूप धारण कर लेती है। तो साइंस तो अच्छे में भी काम करती है, बुरे में भी काम करती है, डिपेंड करता है कि आपका सोशल फोर्स कैसा काम कर रहा है, आपकी सामाजिकता कैसी है। द वेपन्स विच साइंस गिव्स अस डू नॉट नेसेसरली क्रिएट वॉर, जो साइंस ने वेपन बनाए हैं वो हथियार ये नहीं कहते कि लड़ाई करनी ही करनी है, लेकिन अगर लड़ाई होती है तो वो हथियार विध्वंस अवश्य मचा देंगे। बट दे मेक वॉर इंक्रीजिंगली मोर टेरिबल। अंटिल नाउ दे हैव ब्रॉट टू अस टू द डोर स्टेप ऑफ डूम। डूम का मतलब है प्रलय, विध्वंस। डोर स्टेप के और भी शब्द हैं, देखिए डोर स्टेप को आप कह सकते हैं थ्रेशोल्ड, दहलीज, वर्ज, कगार।
तो ये हथियार हमें ले आए हैं, साइंस नहीं लेकर आई है, हथियार हमें लेकर आए हैं कहां तक? डोर स्टेप ऑफ डूम, प्रलय की दहलीज तक, प्रलय के कगार तक हमें ले आए हैं। आर मेन प्रॉब्लम देयरफॉर इज नॉट टू कर्व साइंस, कर्व का मतलब होता है लगाम लगाना, घोड़े के मुंह में जो लगाई जाती है वो लगाम होती है कर्व, यहां वर्ब बना दी है। तो आर मेन प्रॉब्लम देयरफॉर इज नॉट टू कर्व साइंस, हमारी जो मुख्य समस्या है वो साइंस को कर्व करना नहीं है भाई, साइंस को तो खुला छोड़िए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हों मानवता के हित में, समाज के हित में, विश्व के हित में, उतने बेहतर हैं। हमें क्या ज़रूरत है? बट टू स्टॉप वॉर, हमें युद्ध रोकने पर काम करना है। टू सब्स्टिट्यूट लॉ फॉर फोर्स, हमें फोर्स की जगह लॉ स्थापित करना है, हमें बल की जगह, हमें पावर की जगह, हमें लड़ाई भिड़ाई की जगह हमें क्या चीज़ स्थापित करनी है? लॉ, हमें कानून स्थापित करना है। एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंट, हमें एक अंतर्राष्ट्रीय सरकार बनानी चाहिए फॉर एनार्की इन द रिलेशंस ऑफ वन नेशन विद अनदर। अगर एक देश की दूसरे देश से लड़ाइयाँ होती हैं, उनके तालमेल, उनके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, तो जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी होगी उन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना, उनके बीच कॉम्प्रोमाइज करवाना। एनार्की होती है अराजकता, है ना, अराजकता, जहां पूरी तरह से कोई लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाए, हो ही ना बिल्कुल। दैट इज अ जॉब इन विच एवरीबडी मस्ट पार्टिसिपेट, ये एक ऐसी जॉब है, ये एक ऐसा काम है जिसमें हम में से प्रत्येक को पार्टिसिपेट करना है, इंक्लूडिंग द साइंटिस्ट, उसमें वैज्ञानिक भी काम करेंगे, उसमें हम लोग भी काम करेंगे, उसमें हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी काम करेंगे। बट द बॉम्ब ऑफ हिरोशिमा और नागासाकी का जो विध्वंस था वो आपने इतिहास में पढ़ा होगा। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को दो परमाणु बॉम्ब डाले गए थे। इट वॉज अ रियली वेरी टेरिबल सिचुएशन फॉर द वर्ल्ड। तो हिरोशिमा पर गिरने वाला जो बम था उसने हमें वोक अप, हमें जगाया है टू द फैक्ट, ये सच्चाई दिखाई है क्या? वी हैव वेरी लिटिल टाइम, हमारे पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर एक लड़ाई छिड़ गई तो हम में से शायद ही कोई बच पाएगा, हमारे पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। द आवर इज़ लेट, जो समय था वो पहले से ही देर हो चुकी है। एंड आवर वर्क हैज़ स्केर्सली बिगन, हमारा कार्य तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, ये सारे शब्द नेगेटिव में यूज़ होते हैं। तो कह रहे हैं समय गुजर चुका है, लेट हो चुका है पहले से ही, और काम हमारा अभी शुरू नहीं हुआ। शांति की तरफ, इंटरनेशनल गवर्नमेंट की तरफ हमारा कोई कदम बढ़ नहीं पाया है। नाउ वी आर फेस टू फेस विद दिस अर्जेंट क्वेश्चन, हम इस प्रश्न का सामना कर रहे हैं। ये प्रश्न हमारे मुंह पर आकर खड़ा हो गया है, हमसे तन कर खड़ा हो गया है। और क्या है वो प्रश्न? कैन एजुकेशन एंड टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस रन फास्ट इनफ? क्या हमारी शिक्षा, क्या हमारी सहिष्णुता, टॉलरेंस होता है सहिष्णुता या सहनशीलता, हमारी अंडरस्टैंडिंग समझ, हमारी क्रिएटिव इंटेलिजेंस, हमारी रचनात्मकता इतनी तेज हैं जो कीप अस एब्रेस्ट, कीप एब्रेस्ट का मतलब होता है बराबर बराबर खड़े कर देना, साथ साथ चलना, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। आर माउंटिंग कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय, हमारी जो बर्बाद करने की, हमारी जो विध्वंस करने की क्षमता है, क्या उतनी हमारी रचनात्मकता है? ये प्रश्न हमसे पूछता है। दैट इज द क्वेश्चन विच वी शैल हैव टू आंसर, ये वो प्रश्न है जिसका उत्तर हमें देना होगा, वन वे और दी अदर इन दिस जनरेशन। और इसी पीढ़ी में हमें इसका जवाब खोजना है, क्योंकि इस पीढ़ी के निकलने के बाद चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। साइंस मस्ट हेल्प अस इन दी आंसर, विज्ञान तो मदद करेगी इस उत्तर को ढूंढने में, बट द मेन डिसीजन लाइज विद इन अस, लेकिन इसका जो निर्णय है, इसका जो जवाब है वो हमारे अंदर छिपा हुआ है। साइंस तो बस मदद कर सकती है। तो देखिए ये था आपका पैराग्राफ, और अब हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। हु इज़ द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैनकाइंड अकॉर्डिंग टू द पैसेज? इस पैसेज के अनुसार मानवता का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? साइंस
वॉर, बोथ या नीदर। साइंस है, युद्ध है, दोनों हैं या कोई नहीं, तो आपका जवाब रहेगा बी, वॉर। मानवता का जो शत्रु है सबसे बड़ा वो युद्ध है, न कि साइंस। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज नॉट आवर कंसर्न। इनमें से कौन सा हमारा कंसर्न नहीं है, हमें कौन सी चीज की चिंता नहीं करनी है, कौन सा काम हमें नहीं करना है। चौथा है टू सब्स्टिट्यूट लॉ फॉर फोर्स, हमें फोर्स की जगह कानून स्थापित नहीं करना है। टू अवॉइड वॉर्स, क्या हमें युद्ध नहीं टालने हैं। टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल गवर्नमेंट, क्या हमें अंतर्राष्ट्रीय सरकार नहीं बनानी है। तो ये तीनों काम तो करने हैं भाई, ये तो बताए हैं। चौथा ऑप्शन ए है टू कंट्रोल साइंस, क्या हमें साइंस को कंट्रोल करना है। नो, हमें साइंस कंट्रोल नहीं करना है, हमें युद्ध कंट्रोल करने हैं। तो दूसरा हमें करना है, तीसरा भी हमें करना है, युद्ध टालने हैं। चौथा हमें करना है, पहला काम है जो हमें नहीं करना है, साइंस को कर्व नहीं करना है, साइंस पर कंट्रोल नहीं करनी है। साइंस को तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रो कर सकते हैं उतना करना है। तीसरा है कि व्हाट डिड द बॉम्ब ऑफ हिरोशिमा मेक द वर्ल्ड रियलाइज। जो हिरोशिमा पर बॉम्ब गिरा था वो क्या एहसास कराता है दुनिया को। तो ऑप्शन है इसके 4, जिनमें से सी ठीक है कि वी डू नॉट हैव मच टाइम इफ़ सच वॉर्स कंटिन्यू। अगर ऐसे युद्ध हो गए तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। जबकि पहला था कि साइंस को कर्व किया जाना चाहिए, नहीं, साइंस हमें बर्बादी के किनारे ले आया है, साइंस नहीं लाया है। साइंस ने तो हमें फैसिलिटी दी हैं जिसकी बदौलत आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। भाई ये कैमरा लगा हुआ है, ये स्टैंड है ना, सब कुछ पूरी टेक्नोलॉजी है जो हमें यहाँ तक लेकर आई है। और चौथा था युद्ध साइंस की वजह से बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गए हैं। तो हिरोशिमा वाली जो लाइन थी उसमें ये नहीं कहा गया है, ये तो लाइन और थी। हिरोशिमा वाली लाइन में तो यही कहा गया है कि हमें बस ये दिखाया है हिरोशिमा के युद्ध ने कि हमारे पास समय नहीं बचा है। एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना कि हमें वो उत्तर चुनना है जो इस पैसेज में कहा गया है। कई बार चारों उत्तर ऐसे होंगे जो कॉमन सेंस के आधार पर बिल्कुल सही होंगे। वी हैव टू चूज द आंसर विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द पैसेज बाय द ऑथर। हमें अपनी तरफ से कुछ क्रिएट नहीं करना है, इसमें जो पैसेज में दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। चौथा प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैज नॉट बीन कन्वेड इन द पैसेज। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो पैसेज में नहीं दिया गया है। तो इसका उत्तर भी है सी, साइंस हैज ब्रॉट अस टू द डोर स्टेप ऑफ डूम। ये वाली बात इस पैसेज में कहीं नहीं कही गई है कि साइंस हमें बर्बादी के किनारे ले आया है, ऐसा नहीं कहा गया है। बाकी ऑप्शन ए था कि हमारा जो टॉलरेंस, हमारी सहिष्णुता है वो युद्धों को रोककर शांति ला सकती है, ये बात कही गई है। ये प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न में ही इसका उत्तर है। दूसरा है कि साइंस कंस्ट्रक्टिव है शांति में, लेकिन युद्ध में विध्वंसकारी है, ये भी कहा गया है। और चौथा भी कहा गया है कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट ज़रूरी है दो देशों के बीच तालमेल बैठाने के लिए। पांचवा प्रश्न है अंटिल नाउ दे हैव ब्रॉट अस टू द डोर स्टेप ऑफ डूम। ये अब तक हमें बर्बादी के किनारे पर ले आए हैं। ये दे कौन है, इस दे का प्रयोग किसके लिए कहा गया है। साइंसेस, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक वेपन्स, द लैक ऑफ एमिटी एंड फ्रेटर्निटी एमंग नेशन, या देशों के बीच भाईचारा और सद्भावना। तो ऑप्शन सी है, जो साइंटिफिक वेपन्स हैं, जो युद्ध के हथियार हैं, जो विज्ञान ने दिए हैं, तो वो हथियार खतरनाक हैं, साइंस खतरनाक नहीं है। इस पैसेज का ये पूरा सार था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो सकती है। पहला सेंटेंस है आपका बिसाइड हार्ड वर्क पेशेंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। अब इस सेंटेंस में ये पार्ट दिया है फर्स्ट, बिसाइड हार्ड वर्क। देखिए बिसाइड और बिसाइड्स ये दो शब्द हैं, इत्तेफाक से दोनों ही प्रेपोजिशंस हैं। बिसाइड का अर्थ होता है बराबर बराबर,
जैसे आप दो लोग आपस में बराबर बराबर बैठते हैं इस तरह से, तो आप उसके लिए कहते हैं बिसाइड। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा, इन एडिशन टू। दोनों में याद रखने का, दोनों में अंतर समझने का एक बहुत छोटा सा तरीका है, ट्रिक है, याद रखेंगे कि बिसाइड्स में एक एस अतिरिक्त है और इसी का अर्थ है के अतिरिक्त, के अलावा। बिसाइड हार्डवर्क की जगह हो जाएगा बिसाइड्स हार्डवर्क पेशेंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। मेहनत के अलावा, मेहनत के अतिरिक्त धैर्य भी बहुत जरूरी है सफलता पाने के लिए। तो इसमें पार्ट ए। 7वां सेंटेंस है हार्डली हैड आई फॉलन एस्लीप, मुझे नींद आई ही थी, देन समवन नॉक्ड एट द डोर वेहीमेंटली, कि किसी ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। तो देखिए नो सूनर का पेयर बनता है देन के साथ, क्योंकि सूनर में होती है कंपैरेटिव डिग्री, जिसकी वजह से सूनर देन इस तरह से आप स्थापित करते हैं THAN। लेकिन हार्डली और स्केर्सली के साथ आप लगाया करें व्हेन, WHEN। तो यहां पर ऑप्शन बी फुल ऑफ एरर है, यहां देन हटाकर आपको व्हेन लगाना होगा। हार्डली हैड आई फॉलन एस्लीप, मैं सोया ही था, व्हेन समबडी नॉक्ड एट द डोर वेहीमेंटली, यहां पर ऑप्शन बी। 8वां सेंटेंस है आपका द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। इस किताब के पहले 2 चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। तो देखिए 2 फर्स्ट नहीं बोलते, हम बोलते हैं फर्स्ट 2 चैप्टर्स, फर्स्ट 3 चैप्टर्स, फर्स्ट 5 चैप्टर्स। तो अब आप इसे रूल तो नहीं बोल सकते कि आप ऐसा कह दें कि पहले ऑर्डिनल आएगा फिर उसके बाद कार्डिनल आएगा। भाई ऑर्डिनल में आपके आते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कार्डिनल में आते हैं 1 2 3 4। तो आप बोल रहे हैं कि फर्स्ट 2 चैप्टर्स। तो मैंने आपको क्या बताया, हमेशा यही बताता हूं कि भाषा है ये, और भाषा में ऐसा कुछ नहीं होता जो नहीं होता। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। देखिए ये सेंटेंस में लिख रहा हूं आई नीड 2 फर्स्ट क्लास टिकट्स, मुझे 2 फर्स्ट क्लास टिकट चाहिए। तो यहां पर ये 2 और फर्स्ट बिल्कुल ठीक है, कौन गलत बता रहा है इसे। तो आप इसे रूल की तरह ना रटें, दोनों कंडीशन में आप अंतर समझें। फर्स्ट 2 चैप्टर्स, पहले 2 चैप्टर्स आप कहेंगे तो आप इस तरह से बोलेंगे। लेकिन आपको 2 फर्स्ट क्लास टिकट चाहिए हो गए तो पहले 2 लगेगा और फिर फर्स्ट लगेगा, क्या दिक्कत है। तो इन्हें रूल्स की तरह ना समझें, चीजों को क्लियर करें, उनके कॉन्टेक्स्ट को समझें। तो इस सेंटेंस में जो आपका दिया है द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, यहां हो जाएगा द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक। डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। जो आपको कहना है उस तरह के आप शब्द प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को आप नियमों में नहीं बांधे, तभी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9 and 10 यू हैव टू फाइंड आउट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑपोजिट। आपको एंटोनिम बताना है। 9वां क्वेश्चन है आपका प्लेकेट। प्लेकेट का अर्थ होता है शांत करना। जब भीड़ उग्र हो रही होती है और मंच पर आकर कोई शांत करने की कोशिश करता है, आप क्लास में शोर मचाते हैं और टीचर आपको प्लेकेट करने की कोशिश करते हैं। कोई व्यक्ति बहुत नाराज हो रहा है, आप उसे समझा बुझाकर प्लेकेट करते हैं। यह होता है शांत करना, पेसिफाई करना, किसी को काम डाउन करना, है ना, यह होता है शांत करना। इसके ऑपोजिट में है इनफ्यूरिएट, अनफिक्स, टेंगल, अनटेंगल। टेंगल होता है उलझाना और अनटेंगल होता है उसे सुलझाना। फिक्स का ऑपोजिट है अनफिक्स और सही जवाब है आपका इनफ्यूरिएट। इसमें जो रूट वर्ड है वो है फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब है क्रोध। वर्ब बना दी इनफ्यूरिएट, किसी को क्रुद्ध कर देना, किसी को उकसा देना, किसी को चढ़ा देना। जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखाकर क्रुद्ध किया जाता है, उसे इन्फ्यूरिएट किया जाता है। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 लैकडेजिकल। लैकडेजिकल होता है सुस्त, आलसी, इनएक्टिव, जो कुछ करना नहीं चाहता, पूरे दिन पड़े रहकर पबजी खेलता है, टिकटॉक देखता है, फेसबुक चलाता है और कुछ नहीं करता है, लैकडेजिकल, इनएक्टिव। ऑप्शन ए स्लॉथफुल, ये इसका सिनोनिम है। रूथलेस, इसका मतलब होता है निर्मोही, मर्सीलेस, क्रूअल,
जो बहुत ही एरोगेंट स्वभाव का होता है, जिसमें पोलाइटनेस नहीं होती, जिसमें मर्सी नहीं होती, उसे रूथलेस कहते हैं। पावरफुल जानते हैं आप, एनर्जेटिक ये है उत्साह से भरा हुआ, और यही है एंटोनिम लैकडेजिकल का। लैकडेजिकल उत्साहहीन होता है, इनएक्टिव होता है, और एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक होता है, जीलस होता है। क्वेश्चन नंबर 11 बारे में आपको 2 वर्ड दिए हैं, आपको इनके सिनोनिम बताने हैं। दोनों वर्ड समझिए। 11वां शब्द है स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है बंजर यानी कि बैरन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और फीकंड होता है, फर्टाइल होता है, उपजाऊ। फीकंड प्रोडक्टिव, फर्टाइल। और ऑस्टियर होता है जिसमें चमक दमक ना हो, बिल्कुल सादगी से भरा हुआ, थोड़ा सा स्वभाव कठोर रहता है, ऐसे व्यक्ति को हम ऑस्टियर कहते हैं। ऑस्टियर का प्रयोग आप कर सकते हैं सरदार पटेल की पर्सनालिटी के लिए। ही वॉज ए फास्टिडियस एंड ऑस्टियर पर्सनालिटी। अगला वर्ड है डेसिमेट। डेसिमेट का मतलब होता है नष्ट करना या फिर नुकसान पहुंचाना। पहला वर्ड है एनिहिलेट। इसका मतलब भी विध्वंस करना होता है। डिवास्टेट का मतलब भी नाश करना होता है, और डिमोलिश्ड का मतलब भी ध्वस्त करना होता है। और तीनों ही वर्ड डेसिमेट के सिनोनिम्स हैं, और हमारा डी ऑप्शन सही है यहां, ऑल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 देखिए। वन हु डिलीवर्स एक्साइटिंग एंड अराउजिंग स्पीचेस। भड़काऊ भाषण देने वाला। तो पहला वर्ड है इसमें पायनियर, जिसका मतलब होता है पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला, अग्रदूत, है ना। हैरेंग होता है, हैरेंग भड़काऊ भाषण। डिमागोग होता है वन हु डिलीवर्स ए हैरांग, जो भड़काऊ भाषण देता है उसे बोलते हैं डिमागोग। और फेसिस्ट होता है जो दमनकारी नीतियों का समर्थन करता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, वन हु डिलीवर्स एक्साइटिंग एंड अराउजिंग स्पीच। जो भड़काऊ भाषण देने वाला व्यक्ति होता है उसे हम डिमागोग कहते हैं। 14वां क्वेश्चन है द फॉल्स और एज्यूम्ड नेम ऑफ एन ऑथर। किसी राइटर का काल्पनिक और एज्यूम्ड नेम कहलाता है स्यूडोनिम। क्या कहलाता है? स्यूडोनिम। इसमें 2 रूट वर्ड हैं। स्यूडो मानी होता है नकली, और निम का मतलब होता है कोई नाम या वर्ड। जैसे आप बोलते हैं एंटोनिम, एंटो मतलब विपरीत और निम मतलब शब्द। आप बोलते हैं सिनोनिम, SYN, सिन, दैट मीन्स समान, और निम मतलब वर्ड। पेरोनिम, होमोनिम, बहुत सारे शब्द हैं, है ना। तो स्यूडोनिम मतलब नकली नाम, छद्म नाम। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। मुंशी प्रेमचंद भी एक स्यूडोनिम है, उनका वास्तविक नाम था बाबू धनपत राय। इसी तरह से ओ हेनरी का नाम सुना होगा। ओ हेनरी इज ए स्यूडोनिम, हिज रियल नेम इज विलियम सिडनी पॉर्टर। तो ये होता है काल्पनिक नाम, छद्म नाम, जो लेखक लिखने के लिए प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है इडियम एंड फ्रेजेस पर आधारित। इसमें एक फ्रेज दे रखा है अंडरलाइन, कॉल्ड ऑफ। इसका आपको मीनिंग बताना है। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू द रेड। रेड पड़ने की वजह से मीटिंग कॉल्ड ऑफ कर दी गई। अब इसका मतलब क्या है? क्या वो पोस्टपोन कर दी गई, या कैंसिल्ड कर दी गई, एडजॉर्न्ड कर दी गई, या सस्पेंडेड कर दी गई? देखिए ये 2 फ्रेजेस हैं एक जैसे और काफी कंफ्यूज करते हैं। एक तो है आपका पुट ऑफ। व्हेन यू पुट ऑफ ए थिंग यू एडजॉर्न इट, यू पोस्टपोन इट, यू सस्पेंड इट। जब आप किसी चीज को पुट ऑफ करते हैं तो आप उसकी डेट बदल देते हैं, उसका समय आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन व्हेन यू कॉल ऑफ ए थिंग यू कैंसिल इट। ठीक है, जब आप कॉल ऑफ करते हैं तो चीज को कैंसिल करते हैं। भाई हमारी मीटिंग होनी है मान लीजिए मंडे को, किन्हीं कारणों से वो मंडे की जगह हमने वेडनेसडे को कर दी, तो वो वहां पर पोस्टपोन कहलाएगा। वी पुट ऑफ द मीटिंग, हमने मीटिंग को पुट ऑफ किया। लेकिन जब हम उसे बिल्कुल खत्म कर देते हैं कि मीटिंग होनी ही नहीं है, तब आप बोलते हैं कॉल ऑफ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन पुट ऑफ के लिए हैं, जिसका मतलब होता है स्थगित करना या टालना। तो हमारा फिलहाल कैंसिल्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्टिव पैसे पर आधारित। नोबडी कैन ब्रिंग द लॉस्ट टाइम बैक। कोई भी
खोए हुए समय को वापस नहीं ला सकता। देखिए आपने पढ़ा है, आप जानते हैं कि अगर somebody सब्जेक्ट होता है तो हम पीछे ले जाकर उसे एजेंट नहीं बनाते, बाई somebody नहीं लगाते, हटा देते हैं। नोबडी के केस में ऐसा नहीं हो सकता। देखिए नोबडी अपना कुछ अर्थ भी छोड़ता है, अपना नेगेटिव सेंस भी छोड़ता है। तो आप नोबडी में से नेगेटिव सेंस निकालेंगे, जो छूछा बचेगा उसे फेंक देंगे, नॉट निकालना पड़ेगा। ऑप्शन बी आपका ठीक है, द लॉस्ट टाइम कैन नॉट बी ब्रॉट बैक, खोए हुए समय को वापस नहीं लाया जा सकता। जबकि ऑप्शन ए में इन्होंने नॉट भी लगाया, नोबडी भी लगा दिया है, नहीं चलेगा। सी में इन्होंने नॉट लगाया ही नहीं है, और डी में इन्होंने एवरीबडी पीछे कर दिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, नरेशन पर आधारित डायरेक्ट स्पीच दे रखी है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच। आंचल सेड टू आयुषी, हेलो हाउ आर यू। कोई हेलो करता है, नमस्ते या गुड मॉर्निंग करता है, तो आप उसे ग्रीट में बदल देते हैं। हम उसे ग्रीट करते हैं, आप किसी से नमस्ते करते हैं, राम राम करते हैं, या जो भी करते हैं वो ग्रीटिंग्स होते हैं। तो ऑप्शन बी ठीक है हमारा। आंचल ग्रीटेड आयुषी एंड आस्क्ड, पहले तो आयुषी को ग्रीट किया, हेलो किया, हाय किया, नमस्ते की, जो भी किया, एंड आस्क्ड हाउ शी वाज। तो ऑप्शन बी यहां पर ठीक है। बाकी इसमें 3 ऑप्शन थे, ए, सी और डी, तीनों में हेलो शब्द का प्रयोग हुआ है, और इनडायरेक्ट स्पीच में ये हेलो का प्रयोग नहीं होता है, इनफॉर्मल इंग्लिश का प्रयोग नहीं होता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई इनफॉर्मल वर्ड दिया भी है, कहीं हेलो दिया है, मॉम दिया है, पॉप दिया है, तो आप उसे फॉर्मल में बदलते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में आप उसमें मॉम का मदर कर देते हैं, पॉप का फादर कर देते हैं, है ना। इस तरह से आपको इनडायरेक्ट स्पीच में ध्यान रखना है कि उसमें इनफॉर्मल शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, उसमें हम केवल फॉर्मल वर्ड्स का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको छांटना है कि कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन ए ठीक है इसमें, OCCURR। ऑकरेंस का मतलब है घटना, एंड द फर्स्ट स्पेलिंग इज करेक्ट। अब 19 से लेकर 24 तक, फ्रॉम 19 to 24, वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर है 19वां, दो कुमार विश्वास हैज जॉइंड पॉलिटिक्स। हालांकि कुमार विश्वास ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उनके अंदर का जो कवि है वो अभी भी डोमिनेंट है, वो अभी भी प्रमुख है, प्रधान है, डोमिनेंट है। तो इस तरह के सेंटेंस में देखिए होता क्या है कि हर एक व्यक्ति के अंदर कई कई रूप होते हैं। वो एक समय में टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, फादर भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है, फ्रेंड भी है, शॉपकीपर भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, मतलब वी प्ले मैनी रोल्स। तो इस तरह का दिया है कि भाई उसके अंदर का टीचर जाग उठा, उसके अंदर का इंसान जाग उठा, उसके अंदर का कवि जाग उठा, इस तरह से बोलते हैं। तो आप आर्टिकल यूज करते हैं द पोएट इन हिम, द मदर इन हिम, उसके अंदर की माँ, उसके अंदर का पिता, उसके अंदर का शैतान जाग उठा, तो भी आप द का प्रयोग ऐसी जगह पर करते हैं। दो कुमार विश्वास है जॉइंट पॉलिटिक्स, द पोएट इन हिम इज स्टिल डोमिनेंट। भले ही वो राजनीति में आ गए हैं, लेकिन उनका कवि अभी भी डोमिनेंट है, हावी है। ऑप्शन सी। 20वां क्वेश्चन है, ही इज स्टिल टू यंग, वो अभी इतना छोटा है और इमैच्योर है, टू डिस्टिंग्विश। बच्चों यहां 2 कंडीशन होती हैं, या तो हम कहते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड, या कहते हैं डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम बैड। यहां पर एक मिसप्रिंट हो गया है, ये गुड एंड बैड होगा, और ऑप्शन होगा बी हमारा करेक्ट। ही इज स्टिल टू यंग एंड इमेच्योर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड। 21वां क्वेश्चन है, हैट्रेड एंड वायलेंस कैन नेवर बी कंड्यूसिव टू डेवलपमेंट। नफरत और हिंसा कभी भी विकास के अनुकूल नहीं हो सकते हैं। कंड्यूसिव टू, कंड्यूसिव के बाद आप लगाते हैं जनरली टू। 22वां क्वेश्चन है, नीड नॉट। देखिए नीड नॉट और डेयर नॉट से कई क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो यह बनता है, ही नीड्स नॉट डू इट, उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं नीड नॉट और डेयर नॉट में ये हम इस तरह से एस नहीं लगाते, ये आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ये एक्सेप्शन में पढ़ाया जाता है।
ही के साथ वैसे नीड्स का ही प्रयोग होता है। ही नीड्स ए कार, उसे एक कार चाहिए, उसे एक कार की जरूरत है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब आपको नेगेटिव फॉर्म में इसे यूज करना है तो आप नीड्स नॉट नहीं बोलते। वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, यू हैव टू पुट हेयर नीड नॉट, यू हैव टू पुट हेयर डेयर नॉट, है ना। डेयर्स नॉट नहीं कहते, नीड्स नॉट नहीं कहते। दूसरा क्वेश्चन इसमें से बनता है, मान लीजिए मैं कहूं, मुझे कहना है आपको रोज रोज यहां आने की जरूरत नहीं है, तो मैं कहूंगा, या तो कहूंगा यू डू नॉट नीड, आपको जरूरत नहीं है टू कम हेयर डेली, आपको रोज रोज यहां आने की जरूरत नहीं है, डू नॉट नीड टू कम। इसे अगर ऐसा करें, हम इस डू को यहां से हटाकर नीड को आगे ले लें, तो हम कहेंगे यू नीड नॉट, और नीड नॉट के साथ फिर बेयर इंफिनिटिव आता है, इस टू की जरूरत नहीं होती, यू नीड नॉट कम हेयर डेली। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इस तरह का आ जाता है, वो यहां टू लगा कर देंगे, यू नीड नॉट टू कम। तो आप ध्यान रखेंगे जब नीड नॉट डेयर नॉट इस तरह से लगाते हैं तो यहां पर बेयर इंफिनिटिव आता है, और डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करेंगे तो नीड और डेयर के साथ यहां पर टू बिल्कुल ठीक है। तो हमारा 22वें क्वेश्चन में ऑप्शन ए ठीक है, ही नीड नॉट रिटर्न माई मनी, उसे मेरे पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। बच्चों इस प्रैक्टिस सेट में मैंने कोशिश की है एक एक क्वेश्चन और इवन एक एक क्वेश्चन का ऑप्शन भी इस तरीके से सेट किया है कि अगर कोई ढंग से पढ़ाने वाला हो या ढंग से पढ़ने वाला हो तो हर एक क्वेश्चन में बच्चे को कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई पेज लगाया है ना। तो बड़े मन से आप इसको सॉल्व करिए, उसी में ये सहयोग मैं आपका कर रहा हूँ, इस पूरी बुक को सॉल्व करा रहा हूँ यूट्यूब पर। 23वां क्वेश्चन है कि दिस ग्रैंड टूर्नामेंट ऑफ क्रिकेट इज हेल्ड एट जेरोई हयात नगर एवरी अल्टरनेटिव, अल्टरकेट, अल्टरनेट या ऑल्टरिंग ईयर। देखिए हमें कहना हो कि वह एक दिन छोड़कर एक दिन आता है, या वो एक साल छोड़कर एक साल आता है। हमारे फिजिक्स के प्रैक्टिकल एक दिन छोड़कर एक दिन होते हैं, तो ऐसी जगह पर आप यूज करते हैं अल्टरनेट, एवरी अल्टरनेट डे, है ना, एक दिन छोड़कर एक दिन, इस तरह से आप इसे बोलते हैं, एवरी अल्टरनेट ईयर। जबकि अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। अभी आपको इस क्वेश्चन में ये 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं, है ना। अल्टरनेटिव का मतलब चॉइस, विकल्प। जबकि अल्टरकेट का मतलब होता है झगड़ना, है ना, क्वेरल, वाद विवाद करना। और ऑल्टरिंग का मतलब तो होता है चेंज करना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहां पर हमें कहना है एक छोड़कर एक। जेरोई हयात नगर में ये शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, एक साल छोड़कर एक साल। 24वां क्वेश्चन है कि वर्क हार्डर लेस्ट यू शुड मिस योर टारगेट। मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो। आपको पता है लेस्ट के साथ ज्यादातर हम शुड का ही यूज करते हैं, और एग्जाम में भी ज्यादातर ये शुड ही पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा शुड आता है, लेकिन 99% शुड आता है, एक्सेप्शन साथ साथ चलते हैं। तो वर्क हार्डर लेस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन। सो दैट के साथ मे या माइट लगाते हैं और लेस्ट के साथ शुड लगाते हैं। अब यहां एक बात समझने की और है, कई जगह हो सकता है आपने पढ़ लिया हो कि भाई लेस्ट के बाद हम यहां पर नॉट नहीं लगाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बात को समझिए आप पहले। हाँ, अनलेस और अनटिल के बाद तो होता है कि अनलेस अनटिल अगर आया है तो उसके बाद वाले क्लॉज में, पहले में तो कुछ भी हो सकता है, बाद वाले क्लॉज में हम नॉट नहीं लगाते। लेकिन लेस्ट का समझिए, लेस्ट का दरअसल अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि। तो जो इस तरह का रूल बना लेते हैं उनका कहने का मतलब होता है कि ये जो ना आया हुआ है इसके एवज में हम अतिरिक्त नॉट यहां पर नहीं लगाते। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें इस पूरे लेस्ट शब्द का अर्थ यही है ना, कहीं ऐसा ना हो कि। और इसे लेस्ट पढ़ते हैं, लीस्ट नहीं पढ़ते। लीस्ट ये है, देखो ये लीस्ट है, कम से कम, ठीक है, ये लेस्ट है। अब मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, अब और उसका इंतजार मत करो। अब और उसका
इंतजार मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो ना आए। अब ये सेंटेंस है आपका, मैंने वो लिख दिया, ये उर्दू में वो बोलते हैं, हिंदी में से वह बोलते हैं। अब और उसका इंतजार मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो ना आए। अब भाई साहब ये वाला जो ना है वो तो लेस्ट ने कवर कर दिया, इसके एवज में आप क्या देंगे इसे? इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा डोंट वेट फॉर हिम एनी लॉन्गर। अब उसका इंतजार और मत करो, डोंट वेट फॉर हिम एनी लॉन्गर लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो ही शुड नॉट कम, कहीं ऐसा ना हो कि वो ना आए। और यहां पर ये नॉट बिल्कुल ठीक है। तो चीजों को समझिए, रूल्स में मत बदलिए प्रत्येक चीज को कि आपने एकदम डंडा ठोंकी बात कह दी कि ये देखो ये लेस्ट के बाद नॉट नहीं आता है। तो इस तरह का सेंटेंस होगा तो आपको लगाना पड़ेगा नॉट। और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। आपको ट्रांसफॉर्मेशन देना है। इट इज टू नॉइजी टू स्टडी हेयर। यहां इतना शोर शराबा है कि पढ़ाई नहीं कर सकते। देखिए इस चैप्टर पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ये जो टू है TOO, इसके बाद का जो इन्फिनेटिव है वो नेगेटिव अर्थ देता है। ये रियल है बिल्कुल। मान लीजिए एक 50 किलो का कुछ रखा हुआ है वेट और आपसे उठाने को कहा जाए, आपने कोशिश की उठाने की लेकिन आप बोले इट इज़ टू हैवी, इसका मतलब नहीं उठाया जा रहा है। ठीक है, तो ये TOO जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है। इट इज सो नॉइजी दैट वी कैन नॉट स्टडी हेयर, यू कैन नॉट स्टडी हेयर, वन कैन नॉट स्टडी हेयर। तो दूसरा वाला नेगेटिव रहना चाहिए और कुड यूं नहीं होगा कि आगे इज आया हुआ है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इट इज सो नॉइजी दैट वी कैन नॉट स्टडी हेयर। इतना शोर शराबा है कि यहां पढ़ नहीं सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। मन लगाकर पढ़िए, मन लगाकर प्रैक्टिस कीजिए। और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपकी बनती है किसी तरह की तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ईमेल करिए, उस पर भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और प्रैक्टिस सेट करते रहिए। अगला प्रैक्टिस सेट आप करके तैयार रखिए, जब मैं वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे चेक कर लें। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो अमेज़ॉन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखी है। अभी उस पर कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं है, डिलीवरी चार्ज नहीं है, वो अपनी तरफ से ही मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में।